दोस्तों, मैं आपको कहूं कि पैसा कमाना कितना आसान है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? अगर नहीं तो यह पुस्तक दी साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी कि पैसों का मनोविज्ञान, यह सिर्फ आपके लिए ही है। दोस्तों, इस पुस्तक को मॉर्गन हाउसेल ने लिखा था। उनके द्वारा लिखी हुई यह पुस्तक 2020 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक हमें मनोविज्ञान की ओर ज्यादा गहराई में ले जाती है। इस पुस्तक में लेखक पैसे के पीछे की सच्चाई के बारे में बताते हुए हमें कहते हैं कि हम पैसे को कितनी ही आसानी से कमा सकते हैं, और साथ ही लेखक हमें यह भी बड़े अच्छे ढंग से बताते हैं कि हमें सोच समझकर अपने पैसे को अच्छी जगह निवेश करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको पैसे के मनोविज्ञान की कहानी में आपको ले चलते हैं और आप पुस्तक में बताई हुई बातों को अपनाकर अपने जीवन को सफलता की ओर लेकर जा सकते हैं और बड़े ही सुख और समृद्धि के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं। पुस्तक में अनेक पाठ दिए हुए हैं, तो आज हम आपको पुस्तक में से कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो कृपया करके आप बड़े ही ध्यान से पुस्तक को अच्छी और सुने और अपने जीवन में इन बातों का जरूर इस्तेमाल करें और अपने जीवन को बदलें। तो पुस्तक का पहला पाठ है व्यवहार को समझना। इस पाठ में लेखक हमें बताते हुए कहते हैं, पैसे के लिए लोगों का मानव व्यवहार और मनोविज्ञान पर अधिक प्रकाश डालते हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि हम पैसों को अच्छी तरह से का निवेश कर सकते हैं और इनको कैसे बचा सकते हैं। यह व्यक्तियों को निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है कि कैसे किसी भी प्रकार के नुकसान से बचा जाए, और इस उम्मीद में पैसों का निवेश करना बहुत ही लंबे समय के लिए कि वह कभी ना कभी जरूर वापस लौट आएंगे। इसीलिए आत्मविश्वास व्यक्तियों को उनके अंदर की क्षमता को पहचाना और उन्हें जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करती है। अधिक मात्रा में जोखिम उठाने के बाद परिणाम स्वरूप उनको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए लेखक हमें बताना चाहते हैं कि निवेश करने से पहले हमें बहुत कुछ सोच समझकर ही निवेश करना चाहिए कि पैसे आने की संभावना कितनी है और कितनी जाने की। अगर आप इन सब बातों को ध्यान से सुनकर और फिर निवेश करेंगे तो आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। पाठ की अंतिम पड़ाव में पहुंचकर बताते हुए कहते हैं कि हमें सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसके बाद हमें एक पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए। पोर्टफोलियो तैयार करने के बाद हमें पेशेवर सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिए, जिसके कारण जीवन में हमारा कभी भी नुकसान नहीं होगा। पुस्तक का दूसरा पाठ है दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य। इस पाठ में लेखक हमें बताते हैं, जब बात पैसों के प्रबंधन के आगे है तो यहाँ सिर्फ पैसे कमाने या नुकसान से बचने के बारे में नहीं है। इसमें लेखक ने बताते हैं कि आप अपने लक्ष्य प्रति पूरी तरह से कमिटेड रहे। यह नहीं कि कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो आपका धैर्य डगमगा जाए। लेखक साथ ही हमें उदाहरण देते हुए समझते हैं कि मान लीजिए कि हमने गेहूं की फसल बोई है। ये नहीं कि हो रहा तो रात ही पूर्ण रूप से बढ़ जाएगी और कटनी लायक हो जाएगी, बल्कि गेहूं कुछ महीने लगी उसको पकाने में और पकने में, फिर उसके बाद हम उसको कटेंगे और बाजार में बेचकर पैसे कमा सकते हैं। इसलिए लेखक इस उदाहरण के माध्यम से हमें समझ रहे हैं कि हम छोटे छोटे पैसे इकट्ठा करके एक दिन बहुत बड़ी धनराशि बना सकते हैं। यह नहीं कि एकदम से ही हम धनवान हो जाएंगे। हमारे छोटे छोटे प्रयास ही हमें धीरे धीरे धनवान बनाएंगे। लेखक बताते हुए कहती है कि एक समझदार व्यक्ति सदा ही एक बड़े निवेश कर को देखकर ही कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेगा, न कि बाजार में क्या चल रहा है उसके पीछे लग जाएगा। लेखक बताते हैं कि बाजार में तो उतार चढ़ाव होते रहती हैं। जब भी हम बाजार के हिसाब से निवेश करेंगे तो यह हमारे निवेश को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और साथ ही हमें कोई बड़े नुकसान से उबर में भी मदद करेंगे। इसलिए मान लीजिए आप ऐसा इकट्ठा कर रहे हो या कोई घर लेने की सोच रही हो या अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हो, तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद अपने लक्ष्य पर कायम रहे और अपनी और अपने परिवार के जीवन को सुख की प्राप्ति प्रदान करें। पुस्तक का तीसरा पाठ है भावनात्मक नियंत्रण। इस पाठ में लेखक हमें बताते वह कहते हैं कि जब भी पैसे की बात आती है या तो हम खुश हो जाते हैं या दुखी। खुश और दुखी के भाव को भी लेखक हमें बताते हुए कहते हैं कि मान लीजिए जब हमने किसी व्यक्ति को उधार पर पैसे दिए हैं ब्याज के साथ, तो हमारा हर महीने का उन पैसों के साथ ब्याज भी आएगा। इस तरीके में हम पैसों का नाम सुनते खुश हो रहे हैं। और दूसरे भाव में लेखक हमें समझते हैं कि मान लीजिए अगर हमने किसी से पैसे उधार लिए, अगर वह हमें कहीं भी दिखेगा तो हमसे अपने पैसे वापस मांगेगा, तो उसे जैसे हम पैसों का नाम सुनते ही दुखी भी हो सकते हैं।
साथ ही लेखक कभी बताते हैं कि पैसों के उतार चढ़ाव के कारण हमने और लालच भी पैदा होने लगता है। मान लीजिए, अगर हमने स्टॉक मार्केट में अपने पैसों का निवेश किया, जिस किसी भी कंपनी का स्टॉक अगर हमने खरीदा है, तब हमारे अंदर एक लालच की भावना पैदा होगी कि इसको नहीं बेचेंगे। एक बार कंपनी का स्टॉक ऊपर जाने दो, फिर बेचेंगे, और फिर वह ऊपर जाता जाता है, एकदम से नीचे आ जाता है और हमारा एकदम से भारी नुकसान हो जाता है। इसलिए हमें सही वक्त पर सही सोच के साथ निवेश करना चाहिए और लालच की भावना से बचना चाहिए। इसलिए जब भी पैसे की बात आती है तो हमें शांत स्वभाव से उसे समस्या को डील करना चाहिए। अपने दिमाग को अपने विचारों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हमें अपनी फैसला पर खड़े रहना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए, हमने जिस म्यूजिक के पैसों का निवेश किया है वह अवतार चढ़ल तो होते रहेंगे, और इन उतार चढ़ाव को देखकर हमें अपने दिलों दिमाग को घबराना नहीं चाहिए और अपने निर्णय पर डटे रहना चाहिए। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए और बड़े ही सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, पुस्तक का चौथा पाठ है चक्रवर्ती ब्याज। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। हम आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इसको आप बड़े ही ध्यान से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। चक्रवर्ती ब्याज हमारे पैसों के लिए किसी चमत्कार से काम नहीं है। जब भी हम हमारे पैसों को बचाते हैं, उनको किसी जगह पर उनका निवेश करते हैं, तो हमें उन पैसों पर एक बहुत ही अच्छा ब्याज मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको उसे ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, जिसके कारण हमारा 2 गुना फायदा हो जाएगा। लेखक किसको सरल शब्दों में समझाते हुए कहते हैं कि मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को ब्याज पर पैसे उधार दिए हैं, तो एक तरीके से तो आपके पैसे एक अच्छी जगह निवेश हो चुके हैं, और उसके साथ साथ आपको एक अच्छा ब्याज भी मिलेगा। उसे व्यक्ति के द्वारा हर मिले जब भी पैसों का हिसाब होगा, तो आपको उसे ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। इसी तरह से ब्याज धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, बढ़ता एक दिन इतना बड़ा बना देगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मान लीजिए, जब भी किसी पहाड़ से कोई बड़ा पत्थर या चट्टान गिरता है, तो गिरते समय वह अपने साथ अनेक से छोटे छोटे पत्थरों, पहाड़ों और चट्टानों को भी साथ ले आते हैं। यह चक्रवर्ती ब्याज इस तरह का कार्य करता है। तो दोस्तों, आपने अभी तक बचत की शुरुआत नहीं की है, तो मैं तो यूं ही कहूंगा कि आप ज्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े पैसे बचाकर भी बचत की शुरुआत कर सकते हैं। पुस्तक का 5वां पाठ, हर रिस्क मैनेजमेंट। इस पाठ में लेखक हमें बताते हैं कि पैसों का प्रबंधन भी किसी खेल से काम नहीं है। मान लीजिए, जब भी आप कसीनो में कोई खेल खेल रहे हैं, तो आप अपने सारे पैसे एक दांव में नहीं लगा सकते। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें हमारे सारे पैसे एक ही जगह पर निवेश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक जगह का क्या भरोसा, वहां से सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। अगर कभी नुकसान हुआ तो हमारी तो जेब खाली हो जाएगी ना। आपको अपने पैसों को अलग अलग जगह निवेश करना चाहिए, ताकि एक जगह पर आपका नुकसान हो जाए तो दूसरी जगह आपका फायदा हो जाए। रिस्क मैनेजमेंट इसी प्रकार से कार्य करता है। एक जगह आपका फायदा हो और एक जो आपका नुकसान, जिसकी कारण आपका बैलेंस बना रहता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में या कोई ब्रांड में या रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। इन सब में लॉस होने का और प्रॉफिट होने का अपना अपना एक अलग स्तर है। कुछ लोग ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अधिक जोखिम उठा लेते हैं और बाद में भी उनको अपने लालच के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ते हैं। वह दूसरी ओर कुछ लोग सुरक्षित खेलना पसंद करती है। उनको न अधिक पैसे कमाने न कम पैसे कमाने, मध्य मात्रा में खेलना पसंद करते हैं। पैसे का अच्छी तरह से प्रबंधन करके आप इसको सुरक्षित कर सकते हैं और उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं और अधिक पैसे कमा सकते हैं। पुस्तक का 6वां पाठ है अनुकूलनशीलता। इस पाठ में लेखक हमें बताते हैं कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की परिस्थितियों परिवर्तन आ जाए तो उनके अनुकूल में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि पैसों की बजट के लिए बनाई गई रणनीतियां कभी भी हमारी योजना अनुसार नहीं जाती। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आप कोई संस्थान में कार्य कर रहे हैं और आप वहां से आपकी नौकरी छूट जाए, तो आपके ऊपर अनेक प्रकार के खर्च आ जाएं। तो आपको उन खर्चों को बचाना है और अपने आवश्यक कार्य में ही पैसों का निवेश करना है। साथ ही आपको अपनी इनकम को बढ़ाने के भी रास्ते देखते होंगे, ताकि आप दोबारा अपने पैरों पर खड़े। उसके जब निवेश की प्रति आपकी रणनीति की बात आती है, तो आप कौन अनुकूल होना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कल काम करता था वह कल काम नहीं करेगा। बाजार में उतर चढ़ा तो होते ही रहेंगे। बाजार के उधर चुनाव को देख रही हमें अच्छी तरह से सोच समझकर निवेश करना चाहिए।
ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े और अच्छी तरह से ट्रैक पर बने रहे। अंततः पुस्तक के इस पाठ की लास्ट में लेखक हमें बताते आपको कौन सी स्टॉक में किस में निवेश करना, यह सोच समझकर लगाना चाहिए। अपनी गलतियों का एक अवसर के रूप में देखकर आप अधिक स्मार्ट और अच्छे तरीके से निवेश की दुनिया में आगे बढ़ सकती। पुस्तक का 8वां पाठ है समय का मूल्य। लेखक हमें बताते हैं कि समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसका महत्व समझाना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब बात पैसों की आती है तब समय का मूल्य समझने में कितना महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार एक बीज कुछ समय के बाद एक विशाल वृक्ष बन जाते हैं, इस प्रकार समय का महत्व जानकर हम यह कुछ समय बाद धनवान बन सकते हैं। लेकर हमें बताते हैं कि भले ही आप हर महीने एक छोटी राशि एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह छोटी राशि चक्रवर्ती ब्याज लगने के बाद वह धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। लेखक में बताते हैं कि जितनी जल्दी आप पैसों को निवेश या बचत करने लगेंगे, इतनी जल्दी है आप धनवान होते चले जाएंगे। इस बात को समझने के लिए लेखक हमें उदाहरण देता है, जैसे कि हम एक भाग लगा रहे हैं, उसमें कुछ पौधे लगा रहे हैं और कुछ समय बाद वह पौधे बड़े होकर एक विशाल बगीचे का रूप ले लेंगे। इस बात से लेखक हमें समझना चाह रहे हैं कि हमें समय का असली मूल्य समझने की कोशिश करनी चाहिए। किस समय कैसे हमारे जिंदगी को बना भी सकता है और हमारी जिंदगी को बिगाड़ भी सकता है। समय के मूल्य को समझकर और अच्छी तरह से निवेश कर हम अपनी भविष्य को अच्छी तरह से बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। पुस्तक आखिरी पाठ है पर्सनल फाइनेंस। इस पाठ में लेखक हमें बताते हैं कि पर्सनल फाइनेंस हमें पैसों को किस तरह से प्रबंध करना चाहिए, वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब बात पैसों किया जाती है तो यह है हमारे भाव, दृष्टिकोण, व्यवहार को भी समझने के बारे में है। इस पाठ को लेखक हमें एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहते हैं, जैसे कि आप खुद को एक कर चलने वाले के रूप में समझे। मान लीजिए जब भी आप सड़क पर यात्रा कर रहे हैं तो आपको सड़क पर चलने के सभी नियमों का पालन करना चाहिए और आपको पता होना चाहिए, और बाद में आपको अपने ऊपर खुद को देखना चाहिए कि आप वहां को चलाते समय अपना ध्यान भटकने दे रहे हैं या नहीं, या फिर पूरे ध्यान लगाकर आप वहां को चला रहे हैं बिना कोई गलती की। इसलिए आप जब भी निवेश कर रहे हो तो आपको पूरी तरह से सोच समझकर ही निवेश करना चाहिए कि वह आपको प्रॉफिट देगा या फिर लॉस। अपनी आदतों को समझकर आप दे सकते हैं कि अपने पैसों का प्रबंधन करने का निर्णय ले सकते हैं। व्यक्तिगत वित्त एक संतुलन खोजने के बारे में है जो आपके और आपकी जीवन शैली के लिए काम करता है। यह दूसरों से अपनी तुलना करने या सभी के लिए एक आकार फिट दृष्टिकोण का पालन करने का प्रयास करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह स्वयं को समझने और ऐसे विकल्प चुनने के बारे में है जो आपके अपने मूल्यों, लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप हों। इसलिए हमें ऐसी विकल्पों को चुनना चाहिए जो मैं अधिक से अधिक लाभ देश के बिना कोई हानि के दोस्तों। लेखक अंतिम पड़ाव में आने के बाद हमें बताना चाहते हैं, साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, यह एक भावना है जिसको हमें समझना चाहिए। यह केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, यह है हमारे और पैसों के बीच के रिश्ते को भी महत्वता देती है। मान लीजिए जब भी आप अपनी अभी तक यात्रा शुरू कर रहे हैं तो हमारे बैंक में पड़े पैसों से हमारा सफलता का अनुमान नहीं लगा सकते, बल्कि सफलता का अनुमान लगाने के लिए हर एक चीज को देखा जाता है कि जैसे उसे पर की भावना, दूसरे व्यक्ति को प्रति उसे व्यक्ति का दृष्टिकोण, उसे व्यक्ति का व्यवहार क्यों है, अपने से गरीब व्यक्ति को किस तरह से ट्रीट करता है, अच्छी तरह से या बुरी तरह से। यह सब कुछ निर्भर करता है एक सफल आदमी के ऊपर, न कि उसका बैंक बैलेंस। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में बनाकर आप किस तरह से अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको खुद को भी भरोसा नहीं होगा। जब आप यह सब कुछ कर लेंगे तो दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि पुस्तक में दिए गए सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन की असली शक्ति और रहस्य को जानें और अपने जीवन को बदलें और अपनी भविष्य को और भी सुखदायक बनाएं।